सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री बुक का आज हम लोग 8वां चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है क्लोथिंग अ सोशल हिस्ट्री, पहनावे का सामाजिक इतिहास। तो चलिए हम लोग ये जानेंगे इसके प्रीफेस में कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रीफेस कर लें, लाइन बाय लाइन आप ध्यान से सुनोगे। इट इज ईजी टू फॉरगेट दैट देयर इज अ हिस्ट्री टू द क्लोथ्स वी वियर। ऑल सोसाइटीज ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स, some of them quite strict about the way in which men, women and children should dress, or how different social classes and groups should present themselves. कपड़े जो हम लोग पहनते हैं इसके इतिहास को भूलना आसान है। सारा समाज जो है वो कुछ नियमों को फॉलो करता है। कपड़े पहनने से संबंधित जो है वो कुछ नियमों को फॉलो करता है। कुछ समाज जो है हमारा, कुछ समाज के जो लोग हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़े सख्त होते हैं इस मामले में कि किस तरीके से मर्द, औरत और बच्चों को ड्रेस पहनना चाहिए, कैसे डिफरेंट सामाजिक वर्ग और ग्रुप के लोगों को किस तरह का कपड़ा पहन के किसी के सामने जाना चाहिए। दीज नॉर्म्स कम टू डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ पीपल, द वे दे सी देमसेल्व्स, द वे दे वांट अदर्स टू सी देम। ये जो कायदे हैं, कौन से कायदे? कपड़े पहनने के कायदे। ये लोगों की पहचान को परिभाषित करता है। इसी तरीके से कपड़े पहनकर वो अपने आप को देखते भी हैं, इसी रूप में अपने आप को देखते भी हैं, और इसी रूप में वो दूसरों को भी चाहते हैं कि वे लोग जो हैं वो इनको इसी रूप में देखें। दे शेप आवर नोशंस ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी, आइडियाज ऑफ मॉडेस्टी एंड शेप। कपड़े पहनने का जो ढंग है ये हमारी अदा, सभ्यता और सुंदरता की धारणाओं और लज्जा और शर्म की धारणाओं को, विचारों को क्या करता है? एक आकार देता है। लेकिन एज टाइम्स चेंज एंड सोसाइटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड, दीज नोशंस आल्सो ऑल्टर, मॉडिफिकेशंस इन क्लोथिंग कम टू रिफ्लेक्ट दीज चेंजेस। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समाज भी बदला, ये नोशन, ये कायदे कानून जो थे ये भी बदले। कपड़ों की पहनावों में जो परिवर्तन आया, इन बदलावों के साथ जो है वो देखने को मिलने लगा। द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय ड्रामेटिक चेंजेस इन क्लोथिंग। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ क्लोथिंग इन द मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज इन द 19th and 20th सेंचुरी। मॉडर्न वर्ल्ड का इमरजेंस मतलब ये कि आधुनिक दुनिया की शुरुआत की वजह से जो है वो पहनावे में कुछ नाटकीय परिवर्तन आया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। मॉडर्न वर्ल्ड के आने से क्या हुआ? बहुत सारे परिवर्तन आए। इस चैप्टर में जो है वो हम लोग उन इतिहासों के बारे में पढ़ेंगे जो चेंजेस का जो इतिहास था वो मॉडर्न दुनिया में आया। मॉडर्न पीरियड के दौरान कपड़ों की दुनिया में क्या क्या बदलाव आया, इसके इतिहास को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और खास करके 19th और 20th सेंचुरी के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या कपड़ों के पहनावे में बदलाव आया, इस चैप्टर में हम लोग वो पढ़ेंगे। Why are these two centuries important? अब सवाल ये है कि ये दोनों ही सेंचुरीज इंपॉर्टेंट क्यों है? 17, 16 या 15 सेंचुरी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? Before the age of democratic revolutions and the development of capitalist markets in 18th century Europe, most people dressed according to their regional codes and were limited by the types of clothes and the cost of materials that were available in their region. Clothing styles were also strictly regulated by class, gender or status in the social hierarchy. अब सवाल ये है कि यही दोनों सेंचुरीज इंपॉर्टेंट क्यों हैं? 19th और 20th सेंचुरी जो है वही इंपॉर्टेंट क्यों है? 15, 14, 13, 16, 17 क्यों नहीं? तो इसका आंसर ये है कि 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी में जो है, 18th सेंचुरी से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, वहीं से डेमोक्रेटिक, और उसके पहले जो है वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज के बारे में आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जाना था कि किस तरीके से लुई 16 ने उनकी मदद करी थी और वहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। तो यही दोनों सेंचुरी जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस के पहले, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस के युग से पहले और कैपिटलिस्ट मार्केट 18th सेंचुरी में यूरोपियन कैपिटलिस्ट मार्केट के विकास से पहले जो है वो लोग जो है वो उनके क्षेत्रीय वेशभूषा में रहते थे। लोग अपने क्षेत्रीय वेशभूषा में रहते थे। जो कपड़ा, जो मटेरियल उनके क्षेत्र में मौजूद होता था वो उन्हीं को पहनते थे। कीमत तय करती थी। क्लोथिंग स्टाइल जो उनका होता था वो स्थानीय सामाजिक हैसियत से तय होता था, है ना।
ये डिपेंड करता था, इस बात पर ये निर्भर करता था कि कपड़ों का आपका स्टाइल कैसा होगा। वो निर्भर करता था आपके क्लास पर, जेंडर पर, स्टेटस पर, आपकी सोशल हायरार्की क्या है। सोशल हायरार्की का मतलब समाज में ऊंचे से लेकर के नीचे तबकों का जो है वो एक ग्रुप बन रखा था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस के पहले, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस के युग से पहले और 18th सेंचुरी यूरोप में कैपिटलिस्ट मार्केट के विकास से पहले जो लोग हैं वो पहनते थे कपड़ा, लेकिन अपने क्षेत्रीय वेशभूषा में रहते थे। वो लोग उनके क्षेत्र में जो कपड़े मौजूद होते थे वो पहनते थे। कपड़े जो वो पहनते थे वो उन पर जो है वो नियंत्रण होता था, वो तय होता था कि कौन क्या कपड़ा पहनेगा, वो तय होता था क्लास के अकॉर्डिंगली, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग के आधार पे तय होता था कि कौन जो है वो क्या कपड़ा पहनेगा। तो क्लास के अकॉर्डिंगली, जेंडर के अकॉर्डिंगली और सोशल हायरार्की के अकॉर्डिंगली जो है वो कपड़े जो है वो लोग अपनी अपनी क्षेत्र में क्या करते थे, पहनते थे। लोकतांत्रिक रिवॉल्यूशंस के पहले और कैपिटलिस्ट मार्केट के विकास के पहले। ठीक है। आफ्टर द 18th century, the colonization of most of the world by Europe, the spread of democratic ideals and the growth of an industrial growth completely changed the ways in which people thought about dress and its meaning. तो ये जो सवाल था कि 19th और 20th सेंचुरी इंपॉर्टेंट क्यों था, तो आपने जाना कि 18th सेंचुरी तक कोई क्रांति व्रांति नहीं हुई थी, 18th सेंचुरी से ही सब शुरुआत हुई थी। तो इसके पहले लोग जो कपड़ा पहन रहे थे अपने क्षेत्रीय वेशभूषा में थे वैसे ही थे। तो 18th सेंचुरी में जब क्रांति आई, लोकतांत्रिक क्रांति आई, कैपिटलिस्ट मार्केट का 18th सेंचुरी यूरोप में विकास हुआ, तो क्या हुआ, लोगों के पहनावे में क्या होने लगा, अंतर आने लगा। फिर 18th सेंचुरी के बाद, समझ रहे हो ना कि 19th और 20th सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट था, उसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर यूरोप द्वारा जो है वो उपनिवेश स्थापित कर लिया गया। उपनिवेश मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश में जाकर रहने लगता है और अपना उपनिवेश सत्ता स्थापित करने लगता है, अपनी ताकत का आजमाइश करने लगता है, अपने अनुसार से जीने लगता है, वो उस देश के कायदे कानून को नहीं मानता है, उस पर वो अधिकार जताने के ख्याल से वहां पर शासन करने लगता है, तो वो उपनिवेश कहलाता है। 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर यूरोप द्वारा उपनिवेश स्थापित कर लिया गया। पहला रीजन, द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज। 18th सेंचुरी के बाद दूसरा क्या अंतर आया, डेमोक्रेटिक आइडियाज का विस्तार हुआ। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, हम जो चाहेंगे वही होगा, हम मोनार्की सिस्टम के अनुसार नहीं चलेंगे, हम कपड़े का भी कानून नहीं मानेंगे। तो 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर यूरोप द्वारा उपनिवेश स्थापित किया गया, डेमोक्रेटिक आइडियाज का फैलाव हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। इन तीन वजहों से कपड़े का जो पहनावा था उसमें क्या आया, बदलाव आया। लोगों की जो सोच थी, इन तीन वजहों से लोगों की जो वेशभूषा और उनके मायने थे, पहले जो मायने थे अब ये मायने बदल गए इन तीन वजहों से। People could use styles and materials that were drawn from other cultures and locations, and Western dress styles for men were adopted worldwide. लोग जो है वो स्टाइल्स अब क्या कर सकते थे, अपना सकते थे। अब स्वाभाविक सी बात है, दूसरे देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे तो वो अपना पहनावा लेकर जाएंगे, तो उनकी पहनावे से अगर कोई इम्प्रेस हो गया तो वो भी चाहेगा कि उनके पहनावे को वो क्या करे, कॉपी करे, उसकी पहनावे की स्टाइल को, शैली को वो क्या करे, अपने में डाले, अपनाए। तो वही हुआ, लोग जो है वो 18th सेंचुरी के बाद तीन वजहों से जो उनके कपड़े के पहनावे में बदलाव आया। लोग जो है वो स्टाइल्स कॉपी कर सकते थे, दूसरे देश में, दूसरे कल्चर में, दूसरे लोकेशंस में, दूसरे इलाकों में जो मटेरियल्स होता था उसका इस्तेमाल करके वो क्या कर सकते थे, कपड़े बुन सकते थे और वो कपड़ा वो पहन सकते थे, स्टाइल्स कॉपी कर सकते थे, मटेरियल ले सकते थे। और वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल्स जो है वो खास करके मर्दों के बीच जो है वो क्या हुई थी, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई थी। जो वेस्टर्न जो है यूरोपियंस वगैरह जो है जब वो उपनिवेश स्थापित करने लगे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो लोगों ने उनकी ड्रेस को देखा, उनसे वो प्रभावित हुए। अब पूरे वर्ल्ड वाइड में खास करके मर्द तबके के जो लोग हैं इन्होंने इनके स्टाइल को कॉपी किया और ये सब जो है वो वजह बना पहनावे की, पोशाक में बदलाव का। In chapter first, you have seen how the French Revolution transformed many aspects of social and political life. चैप्टर फर्स्ट में आपने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जो विचार था वो कैसे बदला।
द रिवॉल्यूशन ऑल्सो स्वेप्ट अवे एग्जिस्टिंग ड्रेस कोड्स नोन एज द सम्पचुरीज लॉज। लेट अस लुक ब्रीफली एट व्हाट दीज लॉज वेयर। ये जो क्रांति आई फ्रांस में, इसने पुरानी जो ड्रेस कोड थी उसको वो बहा कर ले गया। पुराने ड्रेस कोड, इस क्रांति की वजह से लोग जो है वो पुराने ड्रेस कोड का बहिष्कार करने लगे, और ये पुराना ड्रेस कोड जो था इनका, वो सम्पचुरी लॉज के आधार पर जाना जाता था। मतलब कानूनन तय होता था कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या पहनेगा, ये सम्पचुरी लॉ तय करता था। तो सम्पचुरी लॉ जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। लेट अस लुक ब्रीफली एट व्हाट दीज लॉज वेयर। तो चलिए ये सम्पचुरी लॉज था क्या, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे संक्षेप में। सम्पचुरी लॉज एंड सोशल हायरार्की, ये आपका पहला टॉपिक है। मतलब कपड़ों की पहनावे संबंधित नियम और सामाजिक ऊंच नीच। मतलब समाज में जो ऊंचा नीचा था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इन तीनों के लिए क्या बना था, कानून बना था, पहनावे का कानून बना था। और इसी कानून को जो है वो सम्पचुरी लॉ कहा जाता था। वो न केवल फ्रांस में था बल्कि इंग्लैंड वगैरह में भी था। आपको यहाँ पर जो है वो बॉक्स 1 देखने की जरूरत है, जो 161 पेज में है। इसमें जो है वो आप, पहले हम लोग ये टॉपिक तो करेंगे, लेकिन आप ये एक बार देख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा हटकर है क्योंकि इसमें सम्पचुरी लॉ की बुराई लिखी हुई है, और बॉक्स 1 में जो है वो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जरा सा सम्पचुरी लॉ क्यों बनाया गया था इसके बारे में हम लोग जान लें। नॉट ऑल सम्पचुरी लॉज वर मींट टू एम्फेसाइज सोशल हायरार्की। तो सम्पचुरी लॉ जो बनाया गया था वो, इसका मतलब ये नहीं, परिधान संबंधी जो नियम बनाया गया था वो सोशल हायरार्की पर ही केवल जोर देने के लिए नहीं किया गया था। सारा जो नियम बनाया गया था वो केवल सामाजिक जो ऊंच नीच थी उसी पर जोर देने के लिए नहीं किया गया था। दरअसल सम सम्पचुरी लॉज वर पास टू प्रोटेक्ट होम प्रोडक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स। सम्पचुरी लॉ इसलिए बनाया गया था, कुछ सम्पचुरी लॉ जो है पोशाक पहनावे का जो संबंधित नियम था वो इसलिए बनाया गया था ताकि अपने देश में जो कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ावा मिल सके, लोग इंपोर्ट करके कपड़े ना पहने। क्योंकि जब कभी भी आप इंपोर्ट करोगे तो आपके देश की जो करेंसी है वो दूसरे देश में जाएगी, तो आपके देश को आर्थिक नुकसान होता है। तो सम्पचुरी लॉ इसलिए बनाया गया था कि आप अपने नेटिव लैंड में जो कपड़े बुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, आप उनको पहनो ताकि आपके कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़े। तो सम्पचुरी लॉ इसलिए बनाया गया था। तो सारा सम्पचुरी लॉ जो है वो सोशल हायरार्की पर बल नहीं देता था। कुछ सम्पचुरी लॉ जो है वो इसलिए बनाया गया था ताकि इंपोर्ट ना किया जा सके, बाहर से कपड़े ना मंगाए जा सके, अपने देश के कपड़ों के व्यवसाय को क्या मिले, बल मिले। फॉर इंस्टांस इन 16th century इंग्लैंड, velvet caps made with material imported from France and Italy were popular amongst men. England passed a law which compelled all persons over 6 years of age, except those of high positions, to wear woolen caps made in England on Sundays and all holidays. This law remained in effect for 26 years and was very useful in building up the English woolen industry. तो हम लोगों ने क्या जाना बॉक्स 1 में कि सारी सम्पचुरीज लॉ जो हैं वो सामाजिक ऊंच नीच पर बल नहीं देती थी। कुछ सम्पचुरीज लॉ जो हैं वो होम प्रोडक्शन की रक्षा के लिए बनाया गया था ताकि लोग इंपोर्ट ना करें, बाहर से मंगाए कपड़ों को ना पहने, हमारे यहाँ जो लोग कपड़े बने हैं उनको पहने ताकि हमारे यहाँ का व्यवसाय फले फूले, हमारे देश का आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो। एग्जाम्पल के तौर पर 16th century इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड में 16th century में वेलवेट कैप्स होता था। वेलवेट कैप जो बनता था वो फ्रांस और इटली से मंगाए जाने वाले मटेरियल से बनता था। इंग्लैंड में टोपी बन रही है लेकिन उसका मटेरियल कहाँ से आ रहा था, फ्रांस और इटली से। तो इंग्लैंड ने एक कानून लागू कर दिया कि जितने भी लोग हैं, खास करके 6 साल से ऊपर के जो लोग हैं, खास करके एक्सेप्ट दोज ऑफ हाई पोजीशन वाले को छोड़कर, हाई पोजीशन वाले को रियायत दी गई, छूट दी गई। तो फ्रांस और इटली से जो मटेरियल मंगाया जा रहा था जिसका इस्तेमाल करके जो वेलवेट का कैप बन रहा था, इस बात को रोकने के लिए, ताकि होम प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके, इंग्लैंड ने एक नियम लागू कर दिया कि 6 साल से ऊपर के लोग, हाई पोजीशन वाले क्लास को छोड़कर, उच्च वर्गीय लोगों को छोड़कर, सब लोग जो है वो क्या पहनेंगे, इंग्लैंड में वुलन कैप्स पहनेंगे। क्या पहनेंगे, वुलन कैप्स पहनेंगे, और संडेज को पहनेंगे और सारे हॉलीडेज में, सारे पवित्र दिनों में, त्यौहार वाले दिनों में पहनेंगे। और ये 26 सालों तक ये कायदा कानून जो है वो चलता रहा। 26 सालों तक इस पर अमल किया गया, इस बात पर कि वुलन जो है वो कैप पहनेंगे, वेलवेट वाला नहीं पहनेंगे। वेलवेट वाला पहन सकता था तो कौन, केवल हायर क्लास का लोग, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इंग्लिश वुलन इंडस्ट्री को क्या मिला, काफी बढ़ावा मिला।
इस नियम के बनाने से। तो सारा समचुरी लॉ जो है वो सामाजिक ऊंच नीच को नहीं बताता था, सामाजिक ऊंच नीच पर बल नहीं देता था। अब हम लोग समझेंगे सामाजिक ऊंच नीच और समचुरी लॉस के बारे में, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका। इसमें थोड़ी सी निगेटिव बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि समाज में भेदभाव था, ये था, वो था। खैर जो भी है हम लोग पढ़ेंगे। समचुरी लॉज एंड सोशल हायरार्की, कपड़ों के पहनावे का संबंधित जो नियम था और सामाजिक ऊंच नीच के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझो। इन मेडिवल यूरोप, ड्रेस कोड्स वर समटाइम्स imposed upon members of different layers of society through actual laws, which were spelled out in some detail. From about 1294 to the time of the French Revolution in 1789, the people of France were expected to strictly follow what were known as sumptuary laws. तो मेडिवल यूरोप में, मध्यकालीन यूरोप में ड्रेस कोड जो है वो समाज के लोगों पर, अलग अलग समाज में सामाजिक लोग जो थे जात के आधार पर, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग के आधार पर, तो मेडिवल यूरोप में जो है वो डिफरेंट समाज के डिफरेंट लेयर्स, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, तो समाज के डिफरेंट लेयर्स के आधार पर जो है वो थोपा जाता था, लागू किया जाता था कि कौन सा सामाजिक वर्ग का लोग किस तरह का कपड़ा पहनेगा, ये तय किया जाता था। लोगों के बीच पढ़कर सुनाया जाता था कि आप क्या कपड़े पहन सकते हो। ये जो पढ़कर सुनाया जाता था और जो कपड़े लोग पहनते थे उन दिनों, ये सिलसिला चला 1294 से लेकर के फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 तक। अगर आप कैलकुलेट करो तो 495 ईयर्स, लगभग 500 साल, 495 साल से क्या हुआ, ये सिस्टम चला आ रहा था जिसको लोग समचुरी लॉज का नाम दे रहे थे, समचुरी लॉज के नाम से जाने जाते हैं। तो और लोगों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो लोग समचुरी लॉज को फॉलो करें। समझ में आया? तो मेडिवल यूरोप में ड्रेस कोड जो है वो लोग तय किया जाता था, लोगों को पढ़कर बताया जाता था कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग जो हैं वो किस तरह का कपड़ा पहन सकते थे, एकदम डिटेल में बताया जाता था उनको पढ़ के। उसके अलावा दूसरा कपड़ा आप नहीं पहन सकते। 1294 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 तक ये सिलसिला चला और लोगों से उम्मीद की जाती थी, फ्रांस के लोगों से, कि ये समचुरी लॉज को, पोशाक पहनावे का जो नियम है उसको वो क्या करे, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। द लॉज ट्राई टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ दोज कंसिडर्ड सोशल इंफीरियर्स, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वियरिंग सर्टेन क्लोथ्स, कंज्यूमिंग सर्टेन फूड्स एंड बेवरेज एंड हंटिंग गेम इन सर्टेन एरियाज। ये जो लॉ बनाए गए थे, इन कानूनों का मकसद था कि जो निचले तबके के जो समाज के लोग हैं उनके व्यवहार पर नियंत्रण करना, उनको काबू में रखना। ये नियम किस लिए बनाया गया था कि समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं, थर्ड स्टेट के जो लोग थे फ्रांस में, आपने जाना था, तो समाज के जो थर्ड स्टेट के लोग हैं या फिर ये कह लो कि निम्न वर्ग के लोग हैं, इन कानूनों का मकसद ये था कि निचले तबके के लोगों को अपने अधीन किया जा सके, उनके व्यवहार पर क्या किया जा सके, कंट्रोल स्थापित किया जा सके। कानून तय करता था कि समाज के निचले तबके के लोग जो है वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, खास तौर पे शराब में कौन सा शराब पिएंगे ये भी कानून तय करता था। किस तरह के कपड़े पहनेंगे, कहाँ शिकार करेंगे, ये सब कानून में तय होता था। तो समचुरी लॉ समझे, ये कब से कब तक चला, 1294 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 तक। और इसमें इस लॉ से उम्मीद की जाती थी कि सब लोग जो हैं वो क्या करेंगे, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। नहीं फॉलो करने पर पनिशमेंट दिया जाता था। इस लॉ में क्या बातें लिखी होती थी, इस लॉ का मकसद ही ये था कि लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करना, थर्ड स्टेट के लोगों को, सामाजिक स्तर पर जो निम्न लोग हैं उनके व्यवहार को कंट्रोल करना। इसमें तय होता था कि लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ शिकार करेंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, ये तय होता था। इन मेडिवल फ्रांस द आइटम्स ऑफ क्लोथिंग अ पर्सन कुड परचेज एज पर रेगुलेटेड नॉट ओनली बाय इनकम बट ऑल्सो बाय सोशल रैंक। मेडिवल फ्रांस में जो कपड़ा एक इंसान खरीद सकता था वो तय होता था, नियंत्रित किया जाता था। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कपड़ा खरीद सकते हो। मेडिवल फ्रांस में अपनी मर्जी से आप कपड़े नहीं खरीद सकते थे, ये तय होता था, कानून तय करता था। इनकम के आधार पर नहीं, कपड़ा जो आप खरीदते वो इनकम के आधार पर नहीं, सोशल रैंक के आधार पर ही आप कपड़ा खरीद सकते हो। सोशल रैंक के आधार पर तय होता था कि एक इंसान कैसा कपड़ा खरीद सकता है। द मटेरियल to be used for clothing was also legally prescribed। कौन से वर्ग के लोग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, या फिर फर्स्ट स्टेट, नोबल, क्लर्जी और थर्ड स्टेट, इन तीनों का तय होता था कि ये तीनों वर्ग के लोग जो हैं वो क्लॉथ्स में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल का
कौन से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे ये भी तय होता था। खरीदना तो दूर, मटेरियल भी तय होता था कि इस मटेरियल का आप कपड़ा पहन सकते हो, फलाने वर्ग से बिलोंग करते हो तो फलाने तरह का कपड़ा पहन सकते हो, ये भी तय होता था। ओनली रॉयलिटी कुड वियर एक्सपेंसिव मटेरियल्स लाइक अरमाइन एंड फर और सिल्क, velvet and brocade. Other classes were debarred from clothing themselves with materials that were associated with the aristocracy. केवल रॉयलिटी, शाही खानदान, राजा महाराजा का खानदान जो है वही महंगा मटेरियल का इस्तेमाल कर सकता था। अरमाइन एक फर टाइप होता है, रुआ टाइप का कपड़ा होता है, ठीक है। तो अरमाइन फर है, नीचे दे रखा हुआ है टाइप ऑफ फर। तो अरमाइन और फर, सिल्क, वेलवेट और ब्रॉकेट्स वाली मटेरियल का कपड़ा जो है वो कौन पहन सकता था? केवल रॉयलिटी। दूसरे सारे क्लास के लोग थे, उनको पाबंदी थी कि वो इस तरह का कपड़ा, जो कपड़ा एरिस्टोक्रेसी से जुड़ा हुआ है, कुलीन खानदान से जुड़ा हुआ है, उच्च वर्ग के लोगों से जुड़ा हुआ है, उस मटेरियल को दूसरे क्लासेस के लोग जो है वो उस मटेरियल का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते थे। तो ये था सैंक्चुअरी लॉ। आगे जानो, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंडेड दीज डिस्टिंक्शंस। ये जो भेदभाव था फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने से खत्म हो गया, लेकिन चला कब तक? 1294 से 1789 तक चला, कम नहीं होता, 495 साल का, है ना। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंडेड दिस डिस्टिंक्शंस। ये भेदभाव फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने खत्म कर दिया। एज यू नो फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट, मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स even called themselves the sans-culottes to distinguish themselves from the aristocracy who wore the fashionable knee breeches. Sans-culottes literally meant those without knee breeches. From now on, both men and women began wearing clothes that was loose and comfortable. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, इससे ये भेदभाव खत्म हो गया। मटेरियल जो सैंक्चुअरी लॉ तय करता था, कपड़े जो सैंक्चुअरी लॉ तय करता था, ये खत्म हो गया। जैसा कि आप चैप्टर फर्स्ट से जानते हो कि जैकोबिन क्लब के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को एक ड्रेस कोड दिया था और उस ड्रेस का नाम क्या रखा था? सैन-कुलोट्स। समझ में आ रहा है? ये सैन-कुलोट्स जो है वो उनको एरिस्टोक्रेसी लोगों से, एरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, राजा महाराजा खानदान से जो बिलोंग करते थे, वो नी ब्रेचेस पहनते थे। घुटने तक आने वाला पतलून होता है, घुड़सवारी के लिए लोग पहनते थे, ठीक है। तो वो लोग नी ब्रेचेस पहनते थे। तो अपने आप को जैकोबिन क्लब के मेंबर्स जो हैं वो इनसे अलग करने के लिए, या फिर ये कह लो कि उनके कपड़ों का विरोध करने के लिए, इन्होंने अपने आप को ड्रेस कोड दिया। ड्रेस कोड क्या दिया? सैन-कुलोट्स का। फिगर 5 में आप देख सकते हो कि सैन-कुलोट्स फैमिली जो है वो 1793 में किस तरह के कपड़े पहनती थी। फ्रॉम नाउ ऑन बोथ मेन एंड वुमेन बिगेन वेयरिंग क्लॉथ्स दैट वर लूज एंड कंफर्टेबल। तो पहले जो कपड़ा टाइट होता था, आगे थोड़ा सा चर्चा है कि कितना ज्यादा टाइट होता था, औरतों को क्या परेशानी होती थी, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है मेन और वुमेन जो है वो ऐसे कपड़े पहनने लगे जो लूज होता था, ढीला ढाला होता था, कंफर्टेबल होता था, आरामदायक होता था। द कलर्स ऑफ फ्रांस, ब्लू, व्हाइट एंड रेड, बिकेम पॉपुलर एज दे वर अ साइन ऑफ पैट्रियोटिक सिटीजन। जो कलर्स था कपड़ा का, ब्लू, व्हाइट, रेड, जो कि फ्रांस के का पॉपुलर कलर है, कलर्स ऑफ फ्रांस है, फ्रांस का कलर माना जाता है राजनीतिक झंडे में उनके राज के झंडे, उनके देश के झंडे में ये तीनों कलर है। ये तीनों कलर बड़ा पॉपुलर हुआ। ये पैट्रियोटिक सिटीजन का पहचान था। लोग देशभक्त हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, इन तीनों कलर का कपड़ा पहन के वो जताते थे कि हम देशभक्त हैं। अदर पॉलिटिकल सिंबल्स टू बिकेम अ पार्ट ऑफ ड्रेस। आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बतौर 2 पेज पर मतलब कपड़ों का डिजाइन वगैरह दे रखा है कि कौन सा टोपी, कौन सा सेप्टर, कौन सा सांप अपने एक रिंग में बना हुआ था। तो इस तरह का कपड़ा और भी कई सारे सिंबल्स दे रखे थे जो किस किस चीज का प्रतीक था। तो अदर पॉलिटिकल सिंबल्स जो थे वो भी क्या बने? ड्रेस का हिस्सा बने। द रेड कैप ऑफ लिबर्टी, रेड कैप जो था लिबर्टी का प्रतीक था। लॉन्ग ट्राउजर्स एंड द रिवॉल्यूशनरी कॉकेट पिन ऑन टू द हेड। तो रेड कैप और लॉन्ग ट्राउजर्स, लॉन्ग पजामा जो है जिस पर रिवॉल्यूशनरी क्रॉकेट भी होती थी, एक फूल टाइप लगी होती थी टोपी पर, एक तरफ से वो क्रॉकेट एक झुकाकर पहनी जाने वाली एक तरफ से टोपी होती है। तो इस तरीके से आपने देखा था कि ड्रेस कोड में बदलाव आया था। रेड कैप आया था, क्रॉकेट जो है वो लोग पहनने लगे, क्रॉकेट हैट पहनने लगे। द सिंप्लिसिटी ऑफ क्लोथिंग वाज मेंट टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। और इस तरीके से कपड़ों को सिंपल बनाकर, कपड़ों को साधारण बनाकर जो है वो लोग जो है समानता के विचार की अभिव्यक्ति करते थे। आई बात समझ में?
तो अब एक चीज आप लोग को यहाँ पर जानने की जरूरत है कि जो समचुरीज लॉज में जो कहा गया है आपको कि किस तरीके से जो रॉयल्टी खानदान के जो लोग होते थे वो एरमाइन, फर, सिल्क, वेलवेट और ब्रॉकेट का कपड़ा पहनते थे। दूसरे क्लास के लोग जो है वो ये कपड़ा नहीं पहन सकते थे, दूसरे क्लास के लोग इस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वो आपको फिगर 2 देखने की जरूरत है कि किस तरह का कपड़ा एरिस्टोक्रेसी लोग पहनते थे। एन एरिस्टोक्रेटिक कपल ऑन द ईव ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुभ अवसर पर एक एरिस्टोक्रेटिक कपल जो है, पति पत्नी का जोड़ा जो है वो किस तरह के कपड़े पहना, उसको आप देख लो कि आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह के कपड़े उस समय में चलते थे। नोटिस द sumptuous clothing, the elaborate headgear and the lace edging on the dress the lady is wearing। आप ध्यान दो sumptuous clothing पे। sumptuous clothing मतलब sumptuary laws के आधार पे तय किया गया कपड़ा, उस पर आप ध्यान दो। द एलाबोरेट हेड गियर, सिर पर रखी बड़ी सी टोपी को आप ध्यान दो जो लेडी पहनी है। द लेस एजिंग ऑन द ड्रेस ऑफ द लेडी इज वेयरिंग, जो लेडी जो ड्रेस पहन रखी है उस पर लेस जो लगाया गया है, फीते जो लगाई गई है किनारे पर, उसको आप गौर करो कितना शानदार है, कितनी कढ़ाई वढ़ाई करी गई है। सी ऑल्सो हैज अ कोर्सेट इनसाइड द ड्रेस, कोर्सेट जो होता था वो कमर वाले हिस्से में पहना जाता था, स्टील का या लकड़ी का होता था, बड़ा कष्टकारी होता था वो पहनना, वो आगे आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो कोर्सेट जो है वो अंदर में पहनी हुई है, इस कपड़े के नीचे जो है वो क्या पहनी हुई है, कोर्सेट पहनी हुई है। दिस वॉज meant to confine the shape her waist so that she appeared narrow waisted, ये इसलिए पहनती थी उस जमाने की लड़कियां या लेडीज, इसलिए पहनती थी ताकि उनका कमर जो है वो पतला दिख सके, और पतली कमर का मतलब सुंदरता की पहचान थी। द नोबल मैन एज वॉज द custom of the time is wearing a long soldier's coat, knee breeches, silk stockings and high heeled shoes। आप जो नॉवल मैन है, जो दो लोग नजर आ रहे हैं आपको, उसमें से एक जो है वो नॉवल मैन है, उसको आप उस समय की रीति रिवाज के अनुसार जो है वो एक सोल्जर कोट पहना हुआ है, नी ब्रीचेस पहन रखा, घुड़सवारी का पतलून जिसको कहते हैं वो पहन रखा है, सिल्क के मोजे पहन रखे उसने, और हाई हील्ड शूज, हाई हील वाली शूज पहन रखा है उसने। बोथ ऑफ देम हैव एलाबोरेट विग्स, विग जानते हो ना, बाल वाली टोपी होती है, तो दोनों ने क्या पहन रखा है, बड़ी वाली विग पहन रखी है। बोथ हैव देयर फेसेस पेंटेड अ डेलिकेट शेड ऑफ पिंक, दोनों के चेहरे पर हल्की हल्की पिंक की मेकअप की गई है, क्योंकि उन दिनों जो है फॉर द डिस्प्ले ऑफ नेचुरल स्किन वाज कंसिडर्ड अनकल्चर, क्योंकि उन दिनों जो है वो आपका जो कुदरती जो भगवान के द्वारा जो दिया गया रंग है, जो इंसान का ओरिजिनल रंग है, उसको दिखाना जो है वो क्या माना जाता था, अशोभनीय माना जाता था, इसलिए ये दोनों मेकअप भी कर रखे हैं। तो ये था समचुरी लॉ, और इसमें आपने चित्र में भी देखा और पढ़कर भी जाना कि किस तरीके के लोग जो है वो कौन सा कपड़ा पहनते थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने के बाद ये समचुरी लॉ जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये यहाँ पर आपकी फर्स्ट टॉपिक जो है खत्म होती है, फर्स्ट क्लास खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग क्लोथिंग एंड नोशंस ऑफ ब्यूटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करो जहां तक संभव है, बार बार देखो, समझो। ठीक है, हिस्ट्री इतना भी हार्ड नहीं है, बस 2-4 बार आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है। ठीक है, आप इसको रिवाइज करना।